अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम बस हार्डली वन से 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। अभी तक सिर्फ जो है 3 स्टूडेंट्स ही आए हैं। चलें, आप लोग जितने आ गए हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। बाकी आते रहेंगे ऐसा ऐसा। अच्छा, कौन बता रहा है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? 3 ही स्टूडेंट्स हैं, आप तीन में से कोई एक ही बता दे। हमने लास्ट क्लास में फंड्स एंड टेक्सटिंग पढ़ा था, फंड्स एंड टेक्स्ट। ओके। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। अच्छा, मैं जो है वेब डेवलपमेंट फोल्डर में जाके जल्दी से क्लास 11 के नाम से एक फोल्डर बना लूँगा। अच्छा, आज की क्लास में जो है ना, वो हम ज़्यादा कोडिंग नहीं करेंगे। बस आज की क्लास में थ्योरी वर्क ज़्यादा है, मतलब समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो हम लोग उसको देखेंगे। अच्छा, ओपन विद कोड कर लिया मैंने इसको। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ? जी हो रही है। ओके। अच्छा, ये कुछ और स्टूडेंट्स आए हैं, मैं इनको भी जो है ज्वाइन कर देता हूँ। ओके। अच्छा, जल्दी से मैं जो है यहाँ पे एक मेन डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। अच्छा, ये फाइल क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है VS कोड, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जब तक कि आज की क्लास में हमारे क्या टॉपिक्स होंगे। आज की क्लास में जो है हम लोग स्पेसिफिसिटी ऑफ CSS देखेंगे कि स्पेसिफिसिटी ऑफ CSS क्या होता है। और CSS में जो है एक एल्गोरिथम होता है, कैस्केड एल्गोरिथम, तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं बॉयलर प्लेट लगा ली मैंने जल्दी से। अच्छा, मैं इसका टाइटल भी चेंज कर देता हूँ जल्दी से। CSS। अच्छा, बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर एक डिफ बना लेता हूँ। और डिफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा, इस हेडिंग में जो है मैं लिख देता हूँ, यही लिख देते हैं। अच्छा, और उसके साथ, अच्छा एक सेकंड, कितने लोग आ चुके हैं? मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। पढ़ने वाले सब आ चुके हैं, सही है। बाकी जिन्होंने क्लास नहीं लेनी होती वो आते ही नहीं है। चले, खैर, मैं यहाँ पर एक जल्दी से स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ। और उसमें क्या करता हूँ मैं, एक H1 लगाता हूँ और उसको कलर दे देता हूँ। कलर उसको दे देते हैं हम, लेटर से एक्वा दे देते हैं। और एक काम करूंगा मैं, इसमें ना क्लासेस लगा लूंगा 2-3।
पहली क्लास तो हम इसको दे देते हैं एक ग्रीन के नाम से दे देते हैं, एक सी रेड दे देते हैं, और एक सी येलो दे देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं डॉट ग्रीन क्लास सिलेक्टर लगाऊंगा। मैं जल्दी से यहाँ पे एक कोड तैयार कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से एक सवाल करता हूँ मैं। और इसको मैं कलर दे दूंगा ग्रीन। उसके बाद फिर एक और क्लास लगाऊंगा, सॉरी, सी रेड, और इसको कलर दे दूंगा रेड। और एक और क्लास लगाऊंगा, डॉट सी येलो, और इसको भी जो है मैं कलर दे देता हूँ येलो। अच्छा, अब आप लोगों से जो है मेरा एक सवाल है कि देखिए मैंने यहाँ पर सबको कलर दिया है, इसमें से कौन सा कलर जो है वो H1 पर लगेगा? कोई बता सकता है? बल्कि बताना है, सबने बताना है, बेशक गलत बताए लेकिन बताना है कि एक्वा, क्योंकि वो पहले है शायद इसलिए। अच्छा, और या नहीं, कोई लेकिन एक बता दें नीचे जो लग रहा है आपको कि जो लगेगा। ऊपर आपने स्टाइल में एक्वा दिया है, लेकिन नीचे पहले यहाँ ग्रीन लिखा है। हम्म, फिर उसको उसी क्लास को मैंने कलर रेड दे दिया, फिर उसी क्लास को येलो दे दिया, तो इसमें से कौन सा अप्लाई होगा? येलो। येलो। अच्छा, और ग्रीन लगेगा। अच्छा, आप कह रही हैं ग्रीन लगेगा, और एक्वा। अच्छा, मिस मारिया कह रही हैं एक्वा, तलहा ने कहा येलो लगेगा, और बाकी आप क्या कह रही थी मिस मलाइका, आप क्या कह रही थी? मैं कहती हूँ ग्रीन लगेगा इसमें। अच्छा, ग्रीन लगेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम गो लाइव करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जब तक गो लाइव हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर क्या हम लोग दो एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ कर, दो सिलेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। एक यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर है, और एक यहाँ पे क्लास सिलेक्टर है। अच्छा, ये खुल गया है, गो लाइव हो गया। अच्छा, यहाँ पे येलो लग गया। येलो कलर क्यों लगा? तलहा का सही आंसर था। यहाँ पर येलो कलर क्यों लगा, कोई बता सकता है? तलहा, आपने येलो बोला था, तो क्या सोच के येलो बोला, आप बताएंगे कुछ? क्या आपके दिमाग में क्या आया कि आपने येलो बोला, या ऐसे तुक्का मारा था? अंदाजा था क्योंकि ये नीचे येलो इसलिए दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि शायद येलो ही लग जाएगा। अच्छा, सही है, मतलब आपने तुक्का मारा था। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिसिटी इन सीएसएस, कि एक एल्गोरिथम होता है, कैस्केड एल्गोरिथम। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। एक सीएसएस के अंदर जो पूरी सीएसएस रन हो रही है ना, वो एक एल्गोरिथम पे चल रही है। उस एल्गोरिथम को हम लोग कहते हैं कैस्केड एल्गोरिथम। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पेसिफिसिटी इन सीएसएस, अच्छा मैंने कोड विद हैरी की वेबसाइट का ही बताया था, तो एक काम करते शायद उस पर पढ़ा हुआ देख लेते हैं हम लोग, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोड विद हैरी। अच्छा, अगर उसी वेबसाइट पे नहीं हुआ तो फिर हम लोग किसी इमेज से हम लोग उसको देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, हाँ, मैं भी पढ़ा हुआ है इस पे, तो हम इसको खोल के देखते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या होता है एल्गोरिथम, पता है क्या होता है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम किसको कहते हैं? एल्गोरिथम जो जैसे एक यूट्यूब का एल्गोरिथम है। अब मिसाल के तौर पे आप लोग किसी चीज़ का व्लॉग देखते हैं किसी का, या आप लोग कोई जो है कोडिंग की वीडियो देखते हैं, तो वो क्या होता है कि वो आप लोगों का एक लूप बन जाता है। अब जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, तो वो यूट्यूब जो है क्या करेगा, आपको उसी से रिलेटेड वीडियो दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक एल्गोरिथम है कि जिस तरह की यूज़र वीडियोस चलाता है, उसी तरह की जो है वो आकर उसके सामने बार बार शो होती हैं। तो एल्गोरिथम हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर सीएसएस के अंदर
कैस्केड एल्गोरिथम होता है। कैस्केड क्या, सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, इस कैस्केड एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास चार चीजें होती हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मिस बोल रही थी, क्या नाम, कौन सी मिस बोल रही थी कि H1 हमने ऊपर दिया हुआ, इस वजह से जो है वो लग रहा है एक्वा लग जाएगा। तो ऊपर नीचे से भी जो है फर्क पड़ता है, लेकिन कब फर्क पड़ता है, जब हमारे पास सिलेक्टर सेम हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक सिलेक्टर जो है एलिमेंट सिलेक्टर है, और बाकी जो हमारे पास तीन सिलेक्टर हैं वो हमारे पास क्लास सिलेक्टर हैं। तो ये मतलब आपस में एक तरह के सिलेक्टर हैं, तो टाई हैं आपस में इनका। तो इस वजह से हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है कैस्केड एल्गोरिथम के अंदर, वो हमारे पास होती है पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ अपेयरेंस। अच्छा, ये जो है फर्स्ट रूल है कैस्केड एल्गोरिथम का, ये क्या है, ये भाई आप लोगों को बताता है कि आप लोगों की पोजीशन जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे अब ये रिमूव हो गया ऐड, एक सेकंड। अच्छा, जैसे जो है, जी वापस आ गया। पोजीशन बहुत मैटर करती है, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं जो है इसको नीचे ले आऊं, ऑल्ट और डाउन एरोस, इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। अच्छा, इसको फुल नीचे ले आते हैं। आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि येलो सबसे नीचे है, तो जो है इस वजह से येलो लग रहा है मे बी शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अभी भी हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएं तो क्या होगा कि येलो कलर ही लगा हुआ होगा वहां पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है ये येलो कलर लग रहा है, और वो हमने एक्वा कलर दिया था H1 को, तो एक्वा कलर क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पर काम करती है हमारी स्पेसिफिसिटी। अच्छा, पोजीशन में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सेम सिलेक्टर हो तो पोजीशन मैटर करती है। सबसे नीचे वाला जो भी होगा ना आपका वेरिएबल, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आगे हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को आगे भी पता चलेगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें क्या करते हैं कि अगर हमने बाद में जाके किसी वेरिएबल को कोई चीज दे दी तो वो असाइन कर लेती है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी यही होता है, अगर सेम सिलेक्टर हो हमारे पास, तो जो सबसे लास्ट वाली हमारे पास जो डिक्लेरेशन की हुई होती है हमने और वैल्यू उसको दी हुई होती है अपने एलिमेंट को, वो जो है वहां पर अप्लाई हो जाती है। तो H1 क्यों यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, इसका मैं आप लोगों को थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। और ये एक स्पेसिफिसिटी की वजह से यहाँ पर जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रही है, और वो क्यों नहीं हो रही है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 2 मिनट बस आप लोग वेट करें। अच्छा, फर्स्ट आप लोगों को जो है समझ में आया कि पोजीशन और ऑर्डर जो होता है वो बहुत मैटर करता है सीएसएस में अप्लाइंग में। मुझे समझ में नहीं आया। मैं यही कंफ्यूज हो रही हूँ कि आपने ही बताया था कि जी। जो पहला मतलब हम सिलेक्ट करते हैं ना तो वही स्पेसिफिकेशन होती है, जैसा हम मैंने लास्ट टाइम अप्लाई भी करा था। तो अभी मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, सवाल करें क्या मतलब यहाँ पर। आप कह रही हैं ग्रीन कलर क्यों नहीं लगा, फर्स्ट में ही अप्लाई किया हुआ, ये क्यों नहीं लगा। नहीं, मेरा एक्वा था मेरा आंसर ना, मैं मुझे लगा एक्वा होना चाहिए। अच्छा, एक्वा क्यों, H1 पे क्यों नहीं, एक्वा क्यों नहीं लगा, ये पूछ रही हैं। जी जी अच्छा। जी। अच्छा, इस यही मैंने बताया कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसका आंसर देता हूँ, एक्वा क्यों नहीं लगा, ये स्पेसिफिसिटी की वजह से एक्वा यहाँ पर नहीं लग रहा। क्योंकि ये एक चेंज एलिमेंट सिलेक्टर चेंज है, ये एलिमेंट सिलेक्टर है, और बाकी जो तीन ये है क्लास सिलेक्टर है, मतलब ये सेम सिलेक्टर है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये येलो लग रहा है, और ये H1 को एक काम करता हूँ आप लोग हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं भी थोड़ी देर बाद दोबारा H1 लगा देता हूँ, और आपका इस जो आपका सवाल है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट चीज मैंने आप लोगों को बताया कि जो पोजीशन होती है सेम सिलेक्टर्स में वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड चीज जो आती है वो क्या है, हमारे पास स्पेसिफिसिटी ही है मे बी शायद, ये खुल जाए, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप था पोजीशन एंड ऑर्डर अपेयरेंस। ये क्या कह रहा है कि जब आपके पास सेम जो है वो सिलेक्टर्स होते हैं तो उसमें से जो लास्ट वाला होगा, अगर हम देखें, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैं इस रेड को नीचे ले आऊं, रेड को नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर रेड कलर अप्लाई हो जाएगा वहां पर।
सॉरी स्टाइल के अंदर ही रखना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर रेड कलर अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। लास्ट पोजीशन जो होगी वही जी ओबे जी, होगी, वो आप ये वो ही कहना चाह अप्लाई रहे हैं? होगी, जी जी, वो अप्लाई होगी वहाँ पे आपकी वेबसाइट पर। ये खुल नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? ये बोलती है कि भाई जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर होगा वही अप्लाई होगा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर कौन सा होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मे बी यहाँ नीचे दिया हुआ होगा। जी ये देखें, यहाँ पर दिया हुआ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर हमारे पास होता है इनलाइन सिलेक्ट, इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल मींस के जो है इनलाइन सीएसएस, जो हम लोग किसी भी टैग के अंदर जो है उसको जाके हम लोग, मैं आप लोगों को दे के दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम लोग उसको जो है हम लोग कलर दे देते हैं या कुछ भी हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग कर देते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के। अगर हम लोग ने यूं किया तो भाई सारी बात ही खत्म, फिर जो आगे वो स्टाइल वगैरह ऊपर हम लोग स्टाइल टैग के अंदर जाके जो उसको सीएसएस दे रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको कलर, क्या कलर दूं, मैरून कलर करते हैं। अगर मैं इसको मैरून दे दूं तो बात ही खत्म हो जाएगी। अब डायरेक्ट जो है यहाँ पर वो इस सीएसएस पे जाएगा ही नहीं, जो हमने ऊपर से सीएसएस दिए वहां पर ये जाएगा ही नहीं। और क्या होगा कि वो डायरेक्ट ही इसमें मैरून कलर कर देगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे पास सिलेक्टर होता है वो हमारे पास इनलाइन स्टाइल होता है। सही है, ये पता समझ में आया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे पास सिलेक्टर होता है वो इनलाइन सिलेक्टर होता है, मतलब इनलाइन सीएसएस जिसको हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है आईडी सिलेक्टर। अगर मैंने यहाँ पर तीन चार, जैसे मैंने यहाँ पे तीन जो है ये हमने क्लासेस लगाई हुई हैं, और उसके बाद मैं ऊपर जाके भी अगर यहाँ पे मैं एक आईडी लगा दूं इसमें, यहाँ पर इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी नबील दे देते हैं। और अब मैं यहाँ पर अगर मैं आईडी लगा दूं फुल ऊपर तो क्या होगा? अच्छा, आईडी के लिए हम लोग हैशटैग का यूज करते हैं, और इसके अंदर हम इसको कलर दे देते हैं, कलर कलर इसको ब्लू कलर दे देते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट है उसमें ब्लू कलर लग जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं लग रहा है, इसको देख, अच्छा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है इनलाइन सीएसएस दी हुई है। अब इनलाइन सीएसएस क्या कर रहा है, वो ऊपर वाली पे जान ही नहीं दे रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो जो है हमारा, अब देखिएगा ब्लू कलर लग जाएगा, ये देखें। अब ये क्यों कैसे हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इनलाइन सीएसएस होती है, मतलब इनलाइन टैग जो होता है हमारा, सबसे ज्यादा हमारा अच्छा, इनलाइन स्टाइल टैग अगर है। हमें जी हमें जो है वो इनलाइन भी हम रख रहे हो, आईडी भी हमें कोई डालनी है, जी तो हम किस तरीके से रखेंगे कि इनलाइन तो फिर हमेशा ही जी जी जी, फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रायोरिटी फिर उसकी वो होगी, पहले नहीं नहीं नहीं, वो वही शो चेंज होगा? करेगा ही नहीं, नहीं वो हाँ। चेंज नहीं करेगा ये। इस तरह सीएसएस के अंदर जो है वो आप लोग कर ही नहीं सकते स्टाइलिंग। आप लोग अगर इनलाइन सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, मतलब इनलाइन सीएसएस कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को सारा काम इनलाइन सीएसएस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है स्पेसिफिसिटी इसकी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है। तो अगर आप लोगों ने स्टाइल टैग लगा के उसके अंदर कलर दे दिया तो बस उसके बाद फिर वो कलर उसका चेंज होगा ही नहीं, जब तक आप लोग उसकी इनलाइन सीएसएस नहीं वो हटाएंगे। सेम एक ही कलर होगा, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। जी। जी, वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर को जो है सेकंड, उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि उसके बाद जो है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आईडी सिलेक्टर होता है हमारा। और उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास क्लास और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अच्छा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में बताया था। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपने नहीं, नहीं यूनिवर्स बताया। था। जी जी जी, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को एट्रीब्यूट सिलेक्टर का जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पर। व्हाट्सएप ओपन हो गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर का बताता हूँ। एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम कैसे लगाते हैं, हम लोग जैसे क्लास लगाते हैं वैसे ही इसका तरीका, यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई डेटा एक्स जो है अगर वो ए के बराबर है तो उसके अंदर जो है स्टाइलिंग करते हो हम। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसके अंदर आके जो हम लोगों ने वैल्यू दी है कि डेटा अगर ए के बराबर है तो क्या करो, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा दो। अच्छा, ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड कलर इसमें हम लोग ब्लैक लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, अच्छा अब क्या होगा,
बल्कि आप लोगों को अभी बताया नहीं मैंने कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। अच्छा, इस तरह जो है हमारा ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है। अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लग जाएगा। यहाँ पर कैसे लगाया, ये मैंने क्या हुआ थोड़ा सा तेज मैंने बताया आप लोगों को, दोबारा एक दफा मैं रिपीट करता हूँ इसको। मैंने सिंपल जो है ओपनिंग टैग के अंदर एक मैंने वैल्यू सेट की। मैंने कहा कि डेटा एक्स की वैल्यू जो है अगर वो ए हो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लैक कर दो। तो इस तरह जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हमारे वर्क करते हैं सीएसएस के अंदर। समझ में आया ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर? ये दोबारा रिपीट कर दूं एक दफा। एट्रीब्यूट सिलेक्टर बेसिकली आप लोग जो है बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं ये। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को उस टाइम भी नहीं बताए थे, लेकिन अब ये हमारे टॉपिक में आ गया तो मैंने कहा बता दूं, हर चीज का पता होना चाहिए लाजमी। तो जी दोबारा बता दें, अगर स्पेसिफिसिटी बी रखूंगी तो फिर क्या होगा, मतलब ये इसका क्या वो है? बी मीन स्पेसिफिसिटी की बात नहीं हो रही है अभी, यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का डेटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, या हम लोग यहाँ पे डेटा के बजाय हम लोग यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड, जैसे अब मैं आर्या लिख देता हूँ। आर्या जो है बेसिकली एक कमांड ही है सीएसएस के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं लिखूं आर्या। अच्छा, आर्या को मैंने इधर क्या कहा एट्रीब्यूट के अंदर, ये एट्रीब्यूट है ना, ये पता तो है ना एट्रीब्यूट क्या होता है। हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाया है, जी। और एट्रीब्यूट में हमने क्या क्या कह रहे हैं उसको, कि एक्स की वैल्यू अगर ए हो तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक कर दो। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं इसको बी कर दूं और मैं बोलूं कि अगर इसकी वैल्यू बी हो और यहाँ पर बी कर दूं अगर मैं, तो बैकग्राउंड कलर नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों ने जो है यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो मैं यहाँ पर आकर इसको बी करूंगा तो हमारा बैकग्राउंड कलर भी बी हो जाएगा। सही है, ये समझ में आया? अब इसको लगाते कैसे? अच्छा, इसको जो है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्योंकि ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने क्लास को डॉट लगा के लिखते हैं, आईडी को हैशटैग लगा के लिखते हैं, तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? जी आ गया, बस आप मतलब बता रहे हैं ABC, मतलब कुछ भी हम ऐसा एज्यूम जी जी करेंगे जी तो वहां पर भी चेंज करेंगे। जी, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। जी सही है। सही है। ओके, अच्छा अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था। अच्छा, अब वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, और मैं वापस आता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारा सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी देते हैं जिसको, वो हमारा होता है इनलाइन स्टाइल, उसके बाद आईडी सिलेक्टर। अगर हमारे पास जो है इन तीनों सिलेक्टर्स में से हमने अगर आईडी सिलेक्टर लगा दिया, तो आईडी सिलेक्टर के अंदर जो डिक्लेरेशन हम लोग कर रहे होंगे वही अप्लाई होगी। अगर हमारे पास क्लास सिलेक्टर भी लगा हुआ हो, वहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर भी लगा हुआ हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी लगा हुआ हो, तो फिर भी अगर हमने उसमें आईडी सिलेक्टर लगा दिया, बेशक ऊपर लगाए नीचे लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो है हमने आईडी सिलेक्टर लगा दिया तो आईडी सिलेक्टर क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे सीएसएस की स्पेसिफिसिटी काम होगी, काम करेगी, और जो है कैस्केड एल्गोरिथम वर्क करेगा, और हमारा जो आईडी सिलेक्टर के अंदर में जो डिक्लेरेशन की होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। एक क्वेश्चन है। जी, जी अगर आवाज कट गई आपकी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर हम दोबारा से जो है वो स्टाइल लगाएं और दोबारा से किसी और पैराग्राफ में, जैसा एक में हमारा इनलाइन है, नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो मतलब क्लास है या कुछ भी मतलब एट्रीब्यूट है, तो हम अगर दोबारा से उसको नेक्स्ट स्टाइल के टैग में लगाएं तो जब भी नेक्स्ट स्टाइल डिफरेंट का कलर टैग हम लग ही दे नहीं सकते? सकता। नेक्स्ट स्टाइल का टैग लग नहीं ही नहीं लग सकता। सकता। और अगर हम वैसे एक्सटर्नल CSS पे करें? एक्सटर्नल सीएसएस वर्क ही नहीं करेगी। नहीं करेगी। नहीं, एक्सटर्नल देखें, यहाँ पर अगर आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस करके आप लोग लगाएंगे ना ये आईडी सिलेक्टर, तो भी यहाँ पे स्पेसिफिसिटी काम करेगी। वो देखिए कौन सा था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर यूज किया गया सिलेक्टर। अगर आप लोग यहाँ पे इनलाइन सिलेक्टर यूज कर लिया आप लोगों ने, तो बस फिर वो आगे जाएगी नहीं, वो एक्सटर्नल पे भी नहीं जाएगी। आप कह रही हैं अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल बनाएं, एक एक्सटर्नल शीट बना के, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करें, और उसमें जाके हम लोग जो है इसको अलग कलर दे दें,
ये कहना चाह हाँ रही ना? मैं नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर फॉर एग्जांपल देखें, इसमें तो प्रायोरिटी इनलाइन की ही है। हमने जो है वो इनलाइन का काम इस पे कर दिया, जो भी हमें कलर रखना है, ब्लू रखना है फॉर जी 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 एग्जांपल। जी अब जी। मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट पैरा है या कोई है, उसका कलर जो है वो ब्लू नहीं आए, ग्रीन आए, तो फिर नेक्स्ट पैरा, मैंने नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एक और पैराग्राफ होता, आप ये कह रही हैं? जी, तो तो ये तो उसका मैं कलर टैग ही चेंज अलग है। करती तो फिर। तो टैग ही अलग है, ये तो होगा ना, ये तो चेंज हो जाएगी, इसकी क्लास व्लास सब चेंज है। ये देखिए ना, हम इसको तो कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं यूं करके, इसको तो हम जो मर्जी दें उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ये टैग ही अलग हो गया। इसको हम बैकग्राउंड कलर दें, इसको हम कलर दें, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस सेम थी, इसकी क्लासेस पे वर्क कर रहे हैं हम, और इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सिर्फ H1 के ऊपर। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब हम H1 का जब भी यूज करेंगे तो वो H1 जो है वो सिर्फ एक ही कलर रहेगा, मतलब H1 का अब और कोई और कलर नहीं हो सकता अगर अगर हम हमने जो लोग है वो इनलाइन यूज कर रहे इनलाइन हैं, जी 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 इनलाइन यूज कर रहे हैं। जी, क्योंकि उसकी ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इनलाइन की, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यही यहाँ पे स्पेसिफिसिटी वर्क करती है। उसके बाद आईडी सिलेक्टर का आप लोगों को बता दिया, फिर क्लास और जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट सिलेक्टर। अब यहाँ पर आपका सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा कि हमने जब H1 लगाया था वो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर था। यहाँ पर जब हमने H1 लगाया तो हमारा वो एलिमेंट सिलेक्टर था, और वो क्यों नहीं ओके। लगा? वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। उससे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे पहले ही मौजूद है, क्लास सिलेक्टर मौजूद है, और उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे मौजूद है आईडी सिलेक्टर। दैट्स वाई वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हुआ। इसको हमने कौन सा कलर दिया था? एक्वा कलर दिया था। दैट्स वाई ये अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो बहुत कम है, वो सिर्फ यूनिवर्सल सिलेक्टर को बीट कर सकता है, वो इन सारे सिलेक्टर्स को बीट कर ही नहीं सकता। इस वजह से जो है एलिमेंट सिलेक्टर वहां पे नहीं अप्लाई हुआ था। ओके। सही है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसको हम जब हमें सारी चीज़ों के अंदर, सारे टैग्स के अंदर कोई CSS यूज़ करनी होती है, तो फिर हम लोग वो करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इनलाइन स्टाइल। अगर आप लोगों ने इनलाइन CSS यूज़ कर ली तो उसके बाद तो बात आगे जाती नहीं है। बात जो है, बेशक वो एक्सटर्नल CSS पर हो या आप इंटरनल CSS कर रहे हो, बात आगे जाती नहीं है, वो बस वहीं पे शुरू होती है, वहीं पे खत्म। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आईडी सिलेक्टर। अगर यहाँ पर जो है क्लास सिलेक्टर लगे हुए हो, एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगे हुए हो, एलिमेंट सिलेक्टर लगा हुआ हो, या यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा हुआ हो, उनमें से वर्क करेगा आईडी सिलेक्टर, क्योंकि आईडी सिलेक्टर सेकंड नंबर पे जो है हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो इन सबको बीट कर रहा है। आप आईडी सिलेक्टर को कहीं पे भी लगा दें, आप ग्रीन के बाद लगा दें, आप येलो के बाद लगा दें, आप रेड के बाद लगा दें, या आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बाद लगा दें, लेकिन वर्क आईडी सिलेक्टर ही करेगा, क्योंकि वो इन सबको बीट करता हुआ आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, और यही होती है स्पेसिफिसिटी इन CSS। अच्छा, ये क्लियर हुआ? जी। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं, बाकी कौन कौन हमारे साथ मौजूद है? जी क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड में देख लूँ रिकॉर्डिंग ऑन हुई है मीटिंग की। जी क्लियर है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास है सेकंड पॉइंट, हमारा कैस्केड एल्गोरिथम का सेकंड पॉइंट। अब हमारे पास आता है थर्ड और फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट है ओरिजिन। अब क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मिस का एक सवाल था कि हम लोग, बल्कि मिस का सवाल तो इससे लिंक नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग इसमें जो है H1 के अंदर कुछ भी नहीं लगाते, मतलब खाली एक टैग लगा लेते हैं, या हम एक और टैग लगा लेते हैं ताकि उससे आप लोगों को सही समझ में आए, पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, तो इस टैग के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं, तो इस टैग के अंदर हमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो हमारा ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली एक स्टाइल शीट बना रहा है। ऑटोमेटिकली स्टाइल शीट कैसे बना रहा है? वो क्या कर रहा है कि जब हमने इसको कोई भी नहीं दी, मतलब कोई भी स्टाइलिंग नहीं की इस पे, तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि पैराग्राफ को डिफॉल्ट कलर मिल जाता है। अच्छा, पैराग्राफ लगा क्यों नहीं? लग गया। हमारे पास देखें डिफॉल्ट ब्लैक कलर है, इसके पास मार्जिन है, मतलब चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल पैडिंग है इसके पास। तो ये कैसे आ रही है? ये हमारे पास वेब ब्राउजर क्या कर रहा है, हमें एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, एक ऑटोमेटिक जो है पैरा वो बना के दे देता है स्टाइल शीट, जिसको हम कहते हैं यूजर एजेंट शीट। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, मैंने अभी ये कैस्केड एल्गोरिथम की हेडिंग को जो है सिलेक्ट किया है, तो इसमें भी जो है हमारे पास एक वो बनी हुई होगी,
यूजर एजेंट स्टाइल शीट बनी हुई होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली बना के दे रहा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई भी वो नहीं लगाई। ये देखें यहाँ पर बनी हुई है यूजर एजेंट स्टाइल शीट, इसकी बनी हुई है। आप लोग इसको खुद भी देख सकते हैं, आप लोगों को नजर आ रहा है ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट। इसके अंदर क्या किया हुआ है कि वेब ब्राउजर ने खुद ऑटो अपनी जो है हिसाब से इसके अंदर एक स्टाइल शीट लगाई है, और अपने हिसाब से इसकी मार्जिन पैडिंग वगैरह सारी चीजें इसकी सेट की हैं। तो ये किस सूरत में होता है, जब हम लोग कोई भी वैल्यूज को नहीं देते, मतलब कोई भी स्टाइलिंग नहीं करते। एक टैग बनाया हमने पैराग्राफ, उसको हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की उसकी, मतलब हमने सीएसएस के अंदर जाके उसको कोई स्टाइलिंग नहीं की, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसको जो है वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली वो करता है, मतलब ऑटोमेटिकली स्टाइल करता है, और उसको जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो उसको डिक्लेयर कर देता है उसके ऊपर। अच्छा, ये ऑरिजिन समझ में आ आपने ये गया। कैसे देखा था? वो जो आपने दिखाया था वो एलिमेंट कहाँ से देखा था? वो क्या आप सिलेक्ट कर? किसी की चीज को भी सिलेक्ट कर लें, आप ये इफेक्ट ऑफ पोजीशन को सिलेक्ट कर लें, आप किसी भी हेडिंग को सिलेक्ट कर लें, या आप अपनी उसमें भी जाके कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है क्लास वैसे ही 8 मिनट में खत्म होने वाली है, तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ ऐसे। अच्छा, ये हमारे स्पेसिफिसिटी ऑफ जो है इन सीएसएस थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, तो मैं कल वाली क्लास में भी जो है इसी को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे स्टाइल के अंदर ही हूँ, और यहाँ पे देख रही हैं आप कैस्केड एल्गोरिथम सिलेक्टेड है। तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये देखिए यहाँ पे यूजर एजेंट स्टाइल शीट बनी हुई है। ये ब्राउजर ऑटोमेटिकली जो है बना कर देता है, जब हम इसको कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं देते, तो क्या करता है कि ब्राउजर आपके लिए यूजर एजेंट स्टाइल शीट बना देता है। अच्छा, और ये कभी कभार वैसे खुद भी बना देता है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर वो भी कर भी लें, अगर कोई वैल्यूज दे दें लेकिन वो इस वेबसाइट पे सही शो नहीं कर रही हो, या वेब ब्राउजर सही पढ़ नहीं पा रहा हो, तो कभी कभार किसी कम बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन होता है ऐसा कि जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टाइल शीट भी बना देता है, लेकिन वो शो नहीं होती यहाँ पर, ना ही आपकी कोडिंग में शो होती है, ना ही आपकी वेबसाइट पर शो होती है। अच्छा, ये था हमारे पास ओरिजिन कि वो हमारा एक स्टाइल शीट बना देता है, और वेब ब्राउजर अपने अपने जो मतलब वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और खुद अपने को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोड जो है वेबसाइट पढ़ रही है, ये तो पता है ना आप लोगों को, मतलब वेब ब्राउजर कोड पूरा पढ़ता है। जब हमने सिमेंटिक एचटीएमएल पढ़ी थी, तो हमने इस बारे में देखा था कि कैसे वेब ब्राउजर हमारे कोड को पढ़ता है, और उसको जो है आसान से आसान अपने लिए बनाता है, और फिर यूजर्स को शो करता है। अच्छा, तो ये था ओरिजिन। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, आई नो आप लोगों को फर्स्ट ट्राई में समझ नहीं आएगा, तो आप लोग जो है ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उससे आप लोग इसको 2-3 दफा देखें, और मैं कल भी जो है इसी को कंटिन्यू करूंगा, इसी टॉपिक को, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंटरव्यू में लाजमी इस कैस्केड एल्गोरिथम के बारे में पूछा जाता है। और ये कैस्केड एल्गोरिथम तो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर रन हो रही हैं, और ये कैसे कैस्केड एल्गोरिथम वर्क करता है। तो हम लोग जो है इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा भाई, हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या कहता है, इम्पोर्टेंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये इधर नीचे दिया हुआ होगा, इम्पोर्टेंट से क्या होता है। इम्पोर्टेंट बेसिकली बस ये है कि अगर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लगा दिया, किसी भी सिलेक्टर के अंदर इम्पोर्टेंट लगा दिया, बेशक वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर नहीं हो, जैसे अब ये क्लास स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, यहाँ पे आईडी सिलेक्टर पहले से मौजूद है, या हम एक काम करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर में लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दूं, तो अब ये इसके ऊपर हर हाल में फर्क हो जाएगा, ये एक्वा कलर लगाया है, क्योंकि हमने क्या कह दिया इसको कि ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आप अपनी वेबसाइट देखेंगे, तो ये जो है यहाँ पर एक्वा कलर लग गया है। तो ये था इम्पोर्टेंट का एक तरीका, और इम्पोर्टेंट भी एक जो है कैस्केड एल्गोरिथम के अंदर ही आता है, तो इसको भी बताना लाजमी था, लेकिन इसको हम कल डिटेल में और पढ़ेंगे, और इसी को मैं जो है कल कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स पढ़ाई हैं, मैं आप लोगों से कल पूछूंगा कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, पोजीशन एंड ऑर्डरिंग ऑफ अपेरेंस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। सही है। और अच्छा, हम लोग एक तो इसको देखेंगे, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 20 to 25 मिनट्स के अंदर जो है मैं ये पूरा आप लोगों को कैस्केड एल्गोरिथम का बता दूं और समझा दूं। उसके बाद आप लोगों ने जो अपने असाइनमेंट्स बनाए हैं, आप लोग जो बनाएंगे, मतलब जो असाइनमेंट बनाए थे उसको अपग्रेड किया, जैसे आज तलहा ने भेजा, कल आप लोग वो अपना असाइनमेंट दिखाएंगे, और मतलब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, और अपना असाइनमेंट समझाएंगे कि आपने क्या क्या यूज़ किया उसके अंदर। जैसे तलहा ने आज जो है वो उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट की डेकोरेशन वगैरह यूज़ की हुई थी,
और मार्जिन पैडिंग में भी यूज़ की थी। तो तलहा जो है मुझे वो से बताएंगे कि क्या 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 कैसे वर्क कर रही है ये जो टेक्स्ट अलाइन हमने जब यूज़ किया तो वो कैसे जो है सेंटर में आ गया। और इसी तरह दो तीन चीज़ें और भी जो उसने लगाई होंगी मैं वहीं पे उसी टाइम क्वेश्चन करूंगा। तो मतलब कल आप लोगों का एक छोटा सा जो है पूरा रिवीजन सेशन होगा और हम लोग कैस्केड एल्गोरिथम को भी और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेशन की जाती है कि स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि आज की क्लास में वैसे ही आप लोगों को जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, तो आप लोगों को जो है थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होगी। इम्पोर्टेंट जो है वो अगर मैं जी अगर नेक्स्ट उसमें भी लगा दूं तो वो कलर भी शो होगा जैसा नेक्स्ट। आपने पैरा का वो किया था, या सॉरी मतलब इम्पोर्टेंट में मुझे जो भी जिस पे भी वो करूंगी तो वो वहां पे शो होगा। नहीं नहीं, अब देखें यहाँ पर क्या होता है, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लू लग गया। यहाँ पर फिर स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन आ जाती है, वो मैं हम बता वही मैं आप लोगों को बताया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट में बताते हैं। यहाँ पर ब्लू कैसे लगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। और वैसे भी ये आप लोगों को मैंने अभी बता भी दिया है कि जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर है। तो इसके अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे तो जाहिर है ये इससे तो जीत रहा है, इसको तो बीट कर रहा है पहली H1 को। तो फिर यहाँ पे सिलेक्टर को देखा जाता है, अगर आपने दो में लगा दिया मतलब दो सिलेक्टर्स के अंदर आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो देखता है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर है। CSS फिर देखती है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्टर है, तो ID जो है हमारी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है H1 के मुकाबले में, तो जो है हमारी यहाँ पे ID H1 को बीट कर देगी और यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया। ठीक ठीक है, वही सीक्वेंस फॉलो होगी जैसे जी। जी, अगर एक से ज्यादा में आप जो इंपॉर्टेंट लगाते सिलेक्टर हैं। ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, जी। ठीक है। अच्छा, बाकी हम लोग जो है ऐसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैलकुलेशन में फंसा देते हैं जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं ना, तो आप लोगों को ये जरूर पूछा जाता है कैस्केड एल्गोरिथम के बारे में और जो है आप लोगों से कैलकुलेशन करवाई जाती है। तो हम कैलकुलेशन करना तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और दूसरी बात कि जो है मैं इस कोर्स में आप लोगों को सिर्फ सिखा नहीं रहा, मैं आप लोगों को प्रॉपर एक तैयार करूंगा कि आप लोग जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं या जाहिर है कहीं पर, तो आप लोगों ने इसके बाद कोर्स के बाद आप लोग अप्लाई करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आजकल के दौर में इसकी जो है वेब डेवलपमेंट की बहुत डिमांड और बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग जो आगे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसकी तो वैसे ही डिमांड बहुत है, अगर सिर्फ आप लोग उन्हीं को देख लेते हैं मतलब HTML CSS नहीं भी अगर आप लोगों को एक टाइम पे समझ नहीं भी आती, तो आप लोगों की जो है मिनिमम 800 से $1000 की जॉब तो कंफर्म है। अगर आप लोग सही से सीखते हैं और आप लोग को मतलब सारे सवाल वगैरह आते हैं, और 800 से $1000 में भी जो है 2,70,000 रुपये कुछ बनते हैं। तो जो है आप लोगों की इस तरह इतनी जो है आप लोगों की जॉब तो कंफर्म है अगर आप लोग उनको देखते हैं। और अगर आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और Next.js वगैरह जितनी पूरे कोर्स में चीज़ें पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने वो सब समझ लिया, तो फिर जो है आप लोगों की मैं देख रहा था कि $13,000 बहुत होते हैं। और इतनी जो है वो आप लोगों को पे कर रहे थे वो एक कंपनी। तो उसमें जो है आप लोगों से क्या होता है फिर वो जाहिर है अगर इतनी बड़ी आप लोग पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो वो आप लोगों से इंटरव्यू भी उसी हिसाब से लेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सारे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यूज के लिए और जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको मैं ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह समझाऊं। और ताकि क्या होगा आप लोगों का भी फायदा हो उसमें, और आप लोग जब कोर्स करें तो कोर्स करने का भी कोई फायदा हो। तो बस आप लोग मेहनत करें और जो टॉपिक्स आप लोगों को समझाए जाते हैं, जैसे आज हमने कैस्केडिंग एल्गोरिथम पढ़ा, तो इसको आप लोग जो है चेक कीजिएगा, उसको खुद थोड़ा सा इससे खेल के देखिएगा कैसे आप ग्रीन कर रहे हैं, तो ग्रीन क्यों नहीं आ रहा है, येलो कर देगा ऐसे, मतलब ऊपर नीचे करके देखें इसको और खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। और बाकी कल जो है आप लोग सब असाइनमेंट बना रहे हैं और आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाना है। ठीक है। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। बस। अल्लाह हाफिज।